पहली कहानी फ्रॉम ऑफिसर नोबडी। ये बात तब की है जब मैं एक यंग पुलिस ऑफिसर था और साउदर्न सिटी में रहा करता था। बचपन से ही मेरा एक पुलिस ऑफिसर बनने का सपना था। लकड़ियों से गन बनाना और क्रेयॉन से रिपोर्ट लिखना और आपस में अपने भाई के साथ चोर पुलिस खेलना, ऐसे ही मेरा बचपन बीता और 20 साल बाद अपने वो पुलिस ऑफिसर बनने का ड्रीम पूरा करना। मैंने और मेरे पीयर्स ने हमारी इस जॉब में बहुत से डेंजरस सिचुएशंस का सामना किया है, जैसा कि किसी को इस जॉब से एक्सपेक्ट भी करना चाहिए। इसलिए मैं किसी से सिंपैथी की आशा भी नहीं करता। 2018 में मैंने एक वेलफेयर चेक को रिस्पॉन्ड किया था, जिसमें कि मुझे एक घर में एक बंदे की 2 हफ्ते पुरानी डेड बॉडी मिली थी, जो कि बिल्कुल गल चुकी थी। 2019 में मैंने एक औरत का कटा हुआ सर देखा था, एक्सीडेंट की वजह से, जिसमें उसका हस्बैंड बच गया था और उसे अपनी ही पत्नी को ऐसी हालत में देखना पड़ा था। 2020 में मैंने एक इंसान को जिंदा जलते हुए देखा, जो अपने स्टोर रूम में लॉक हो चुका था और चाबी ना मिलने की वजह से वो वहाँ से बाहर नहीं आ पाया और वहीं जलकर मर गया। हमने वो सब उस स्टोर रूम की छोटी सी विंडो से देखा था। उसके स्पेस हीटर ने आग पकड़ ली थी और दरवाज़ा अंदर से ही लॉक होने की वजह से वो बाहर नहीं आ पाया। आपको शायद सुनने में लगे कि मैं पत्थर दिल हूँ और मेरे में इमोशंस नहीं हैं, पर हमने ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स देखे हैं और हमें इसकी आदत हो चुकी है। इसलिए मुझे ये चीज़ें इतना अफेक्ट नहीं करती। मेरे इंसोम्निया और एंग्जाइटी का रीज़न ये इंसिडेंट्स नहीं है। उनका रीज़न तो ये 2021 में हुई घटना है, जिसके ट्रॉमा से मैं आज भी अच्छे से बाहर नहीं आ पाया हूँ। आज भी उस इंसिडेंट के बारे में सोचकर मुझे रात रात नींद नहीं आती है। वो रात 3 बजे की बात थी। मैंने अपनी कार में लार्सेनी रिपोर्ट लिख रहा था। उस समय नाइट में आसमान में फुल मून निकला हुआ था। नाइट शिफ्ट शॉर्ट हैंडेड होने की वजह से आज मेरा पार्टनर मेरे साथ नहीं था, तो मुझे अकेले ही ड्यूटी पूरी करनी थी। डिस्पैच से वेलफेयर चेक की रिक्वेस्ट आई। वेलफेयर चेक्स में यूजुअली हमें किसी भी पर्सन की रिपोर्ट देनी होती थी, जो कि कोई भी कर सकता था, जिसका फैमिली मेम्बर रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, और वो जब किसी रीज़न से खुद जाकर चेक नहीं कर सकते, हम बस दिए गए एड्रेस पर जाकर बताना होता है कि क्या सिचुएशन है। जिस इंसान के लिए रिपोर्ट की गई है वो सही कंडीशन में है कि नहीं। पर कभी कभी हमें लोगों की डेड बॉडीज़ भी मिलती है उनके घर में। खैर, मुझे रिपोर्ट एक बूढ़ी औरत के लिए मिली। उसकी ग्रैंड डॉटर ने फ़ोन करके कहा था कि उनका फ़ोन काफ़ी देर से बंद है और बहुत दूर होने के कारण वो खुद जाकर अपनी दादी को देखने नहीं जा सकती। तो मैं उस दिए गए एड्रेस पर निकल पड़ा। यूजुअली वेलफेयर चेक्स में 2 ऑफिसर्स जाया करते थे, लेकिन अपने चॉइस से हमें अकेले भी जा सकते थे अगर हमको लगता था कि हम उस सिचुएशन को और उस केस को अकेले ही हैंडल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने उस रात सोचा। वो एड्रेस सिटी से बाहर एक सुनसान से इलाके में था। आधा घंटा ड्राइव करने के बाद जब मैं उस लोकेलिटी में पहुंचा, तो मैंने देखा वहाँ बहुत ही कम घर थे और वहाँ किसी चीज़ की कोई भी आवाज़ नहीं थी। इतना सन्नाटा कि मुझे कार के टायर्स की रोड पर चलने की आवाज़ भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं लिखे हुए एड्रेस पर घर के बाहर पहुंच गया। वो एक वुडन हाउस था जो कि 2 फ्लोर्स का था, और मैंने देखा कि ऊपर वाले फ्लोर्स में लाइट्स भी जल रही थी, पर उसके अलावा ऐसा लग रहा था कि पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा है। अच्छी बात थी कि उस दिन फुल मून था, तो एटलीस्ट रोड पर थोड़ी तो रोशनी थी। मैं कार से निकला और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। वहाँ
पहुंचने के बाद मैंने बाहर से गेट पर एक बार खटखटाकर अनाउंस किया कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं और वेलफेयर चेक के लिए आया हूं, तो वापस कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक बार फिर अनाउंस किया कि सिंथिया, मैं पुलिस ऑफिसर ब्लैंक ब्रांच से आया हूं वेलफेयर चेक के लिए। फिर से कोई जवाब नहीं। मैंने पोर्च से बाहर जाकर होकर फिर से खिड़की पर देखा तो देखा कि अब वहाँ की लाइट्स ऑफ थी और वहाँ भी बिल्कुल अंधेरा था। पर ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई खिड़की से देख रहा हो। एक अजीब सा डर मेरे मन में आया और मेरी बॉडी में गूज़बम्प्स आ गए। मैंने अपनी फ्लैश लाइट निकाली और उस खिड़की पर मारी तो देखा कि वहाँ पर्पल कलर के पर्दे थे जो कि धीरे धीरे हवा से हिल रहे थे। मैंने हिम्मत की और फिर से उस दरवाजे के पास गया और आवाज़ लगाई, पर फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैंने डोर के लैच को टर्न करके ट्राई किया और सरप्राइजिंगली वो दरवाज़ा खुल गया। हमें बिना परमिशन के किसी के घर जाना तो अलाउड नहीं था, पर सिचुएशन के हिसाब से मैंने डिसाइड किया कि मुझे किसी भी हाल में अंदर जाकर चेक करना ही होगा। मैंने अंदर फ्लैश लाइट मारी तो देखा कि अंदर बहुत ही पुराने और एंटीक सामान पड़ा हुआ था, और तो और बहुत सारी कैट्स की फ़ोटोज़ भी फ़ोटो फ्रेम्स में दीवार पर टंगी हुई थी। मैंने लाइट के स्विच ऑन करके की कोशिश की, पर कोई भी लाइट काम नहीं कर रही थी। मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने सुपरवाइज़र को इस सिचुएशन के बारे में बताना चाहिए, तो मैंने उन्हें कॉल लगाया और सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे वहाँ वेट करने को कहा और कहा कि वहाँ एक और ऑफिसर को भेज रही हैं। मुझे थोड़ी तसल्ली हुई फ़ोन रखते हुए कि चलो अब एटलीस्ट मुझे ये घर अकेले तो नहीं चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे अब वहाँ अंदर काफ़ी डर लग रहा था। पर फिर मेरे फ़ोन रखते ही मुझे एक ऐसी हंसी की आवाज़ आई जो किसी का भी दिल दहला दे। वो हंसी की आवाज़ इतनी शैतानी और इतनी डरावनी थी जो कि मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो आवाज़ आज भी मुझे बिल्कुल क्लियर याद है, और उस आवाज़ से साफ साफ ये भी पता चल रहा था कि वो एक बूढ़ी औरत की आवाज़ है। मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं है कि मैंने उसी वक्त अपनी गन निकाली और फटाफट अपनी कार के लिए भाग गया। जैसे ही मैं अपनी कार का दरवाज़ा खोल रहा था तो मुझे फिर से एक बहुत डरावनी आवाज़ आई, लेकिन इस बार वो किसी की हंसी की आवाज़ नहीं, बल्कि उस बूढ़ी औरत की जैसे मुसीबत में होने की आवाज़ थी। मैंने भगवान का नाम लिया और डिसाइड किया अगर कोई मुसीबत में है तो मैं उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे हेल्प करनी ही थी। आखिर अगर वो औरत सच में मुश्किल में थी और उसे कुछ हो जाए तो मैं अपने सुपरवाइज़र को क्या जवाब देता। मैं फिर से घर के अंदर गया और फ्लैश लाइट ऑन करके फर्स्ट फ्लोर के लिए सीढ़ियों में धीरे धीरे चढ़ने लगा। चढ़ते हुए मैं ये भी बता रहा था कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं ऊपर आ रहा हूँ। जैसे भी करके धीरे धीरे अंधेरे में वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचा तो मैंने देखा वो रूम बिल्कुल खाली था। वहाँ तो जैसे कुछ था ही नहीं, सिर्फ एक दरवाज़ा जो कि कोने में था। मैं समझ गया कि ये आवाज़ उसी रूम से आ रही है। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा और आखिर में जब मैंने वो दरवाज़ा खोलकर अंदर फ्लैशलाइट मारी तो मैंने अंदर कुछ ऐसा सीधा देखा जिसका ना मैंने और ना ही किसी ने कभी कल्पना भी की होगी। उस रूम के कोने कोने में मरी हुई कैट्स थी, यानी कि बिल्ली। दीवार के हर हिस्से पर कैट्स की डेड बॉडीज़ एक वुडन क्रॉस पर टंगी हुई थी और वहाँ से एक बहुत गंदी सी स्मेल आ रही थी, जैसे कि वो बॉडीज़ बहुत महीनों से वहाँ ऐसे ही पड़ी हों। मैंने जल्दी से वो रूम बंद करके वहाँ से भागा और घर से बाहर निकलते ही मुझे उल्टी आ गई। आधे घंटे बाद जब वहाँ एक और ऑफिसर आया तो हम दोनों ने उस घर की तलाशी ली, पर वहाँ
कोई भी बूढ़ी औरत नहीं थी। अगले दिन वहाँ उस औरत के फैमिली मेम्बर भी आ गए और उन्होंने हमें एक घटना रिपोर्ट की, जिसको सुन के मेरा दिल में एक बहुत अजीब सा डर आ गया। उन्होंने बताया कि उन्हें उस घर के पास किसी झाड़ियों में एक अबैंडन्ड पुरानी कार मिली, जिसकी बैक सीट में सिंथिया यानी उनकी दादी, जिसके वेलफेयर चेक के लिए मुझे भेजा गया था, उनकी लाश थी जो कि सड़ चुकी थी। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया और डिमेंशिया भी था। जो लोग नहीं जानते तो ये ऐसे डिसीज़ या डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कि किसी इंसान को मेमोरी लॉस, बोलने और सोचने में बहुत दिक्कत होती है और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि हेलुसिनेशंस, पुअर जजमेंट या किसी चीज़ का अंदाज़ा लगना। खैर, बाद में मेडिकल ऑपरेटर्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी कुछ नहीं पता लगा कि उस बुढ़िया की डेथ कैसे हुई थी। डिटेक्टिव्स और पुलिस ऑफिसर को बहुत खोज करने के बाद उसके घर से के किचन के कबर्ड से कुछ लेटर्स और पेजेस मिले, जिनमें बहुत ही अजीब सी भाषा में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। पता लगा कि वो लेटर्स एक सैटेनिक कल्ट से थे, यानी कि वो सैटन को डेडिकेटेड थे, जो कि वो औरत सिंथिया उन्हें लिखा करती थी, और वो जो सारी मरी हुई बिल्लियाँ थी वो उस डेविल गॉड के लिए सेक्रीफाइस थी। पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ। इस इंसिडेंट ने मुझे इतना हिला दिया जितना मैं आज तक नहीं हिला। इतना मैंने अपने करियर में बहुत सारे खौफनाक इंसिडेंट फेस किए हैं, पर ये कुछ अलग ही था। मुझे आज भी उस बूढ़ी औरत के सपने आते हैं जिसमें उसके हाथ और पैर बहुत लंबे लंबे होते हैं और बड़े बड़े नाखून और लंबे फैले बाल होते हैं, और वो औरत मेरा पीछा कर रही होती है, पर किसी रीज़न से मैं बहुत धीरे धीरे ही भाग पाता हूँ उससे बचते हुए। लेकिन आखिरी में वही खौफनाक हंसी के साथ वो मुझे उनके लंबे हाथों और नाखून से पकड़ लेती है। आज भी आधी आधी रात को मुझे ऐसे सपनों से मेरी आँख खुल जाती है और मेरा सोना मुश्किल हो जाता है। मैंने इससे पहले कभी भी सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल चीज़ों में नहीं मानता था, लेकिन उस इंसिडेंट ने मेरा पूरा लाइफ को लेकर नज़रिया ही बदल दिया। किसी मिस्टीरियस रीज़न से उस दिन की मेरी सारी कॉल्स और मेरे बॉडी पर लगे हुए कैमरा में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, जबकि मैं श्योर हूँ कि मेरा बॉडी कैमरा ऑन था उस टाइम। काफ़ी लोग ये घटना सुनने के बाद मुझ पर यकीन नहीं करते और सोचते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ या मुझे कोई बहुत बड़ा वहम हुआ है, और मैं उन्हें ब्लेम भी नहीं करता। शायद मुझे भी कोई ये सब बताता तो मुझे भी यही लगता कि ये सब सच नहीं हो सकता। दूसरी कहानी। ये बात सुबह 5 बजे की है। वैसे तो मैं यूजुअली अपने काम के लिए 7 बजे ही उठती थी, पर उस दिन मेरी आँख पता नहीं क्यों बहुत जल्दी खुल गई। उठने के बाद मैंने जब अपनी खिड़की से बाहर देखा कि अभी भी बाहर अंधेरा है और मैं बहुत जल्दी उठ गई, तो मैं फिर से सोने चले गई। मैं सोने ही जा रही थी तो मैंने देखा कि हमारा डॉग उल्टी कर रहा था। कभी कभी टाइम पर वार्म इंजेक्शंस न लगने पर उसे वॉमिटिंग हो जाती थी, तो टेंशन की कोई बात नहीं थी। खैर, मैं अपने डॉग के पास गई और उसे कंफर्ट करने लगी और फिर बाथरूम से टिश्यू लेने के लिए चले गई। फिर मैंने देखा कि मेरी बहन अपने बेड पर चौकड़ी लगाए हुए बिल्कुल मेरी तरफ देख रही थी और उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। मैं एकदम से उसे देखकर घबरा गई। अरे तुम कब उठी? चलो कोई नहीं, तुम मेरी सफाई में हेल्प कर दो, मैं बाथरूम से टिश्यू ला रही हूँ। मैं बाथरूम के अंदर गई टिश्यू लेने, तभी अचानक से मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ। मेरी बहन की तो आज नाइट शिफ्ट थी और वो इस वक्त ऑफिस में थी, तो वो यहाँ कैसे हो सकती है। मैं जैसे ही बाथरूम से बाहर निकली तो देखा कि रूम में कोई भी नहीं था। मैंने पूरा घर चेक किया, लेकिन मेरी बहन तो जैसे घर से बिल्कुल गायब ही हो चुकी थी। अब मुझे उसकी टेंशन होने लगी, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे उसके ऑफिस पर कॉल लगानी चाहिए।
मैंने उसके सुपरवाइज़र से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे अपनी सिस्टर से कॉल पर बात करनी है, बहुत अर्जेंट है। तो उन्होंने कहा कि नो प्रॉब्लम, मैं अभी आपकी बात उनसे करवा देती हूँ। थोड़ी देर बाद मेरी बहन कॉल पर आई तो मैंने चैन की सांस ली। मैंने उसे सब कुछ बता दिया कि मैंने कैसे उसे अभी हमारे रूम में बैठे हुए देखा था। तो उसे तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। खैर, उसने फ़ोन काटा और मैं अपने रूम में फिर से आ गई। उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। मैं आज भी सोचती हूँ कि वो कौन थी। सच कहूँ तो मुझे उससे इतना डर नहीं लगता था। क्या वो एक डोपलगैंगर थी? अगर हाँ, तो वहाँ वो क्यों आई थी और मुझसे क्या चाहती थी? और अगर कुछ चाहती थी तो अचानक से गायब क्यों हो गई? मेरे मन में आज भी उस चीज़ को लेकर हज़ारों सवाल हैं।